जानकारी आपको मैं दूंगा। फिर इसका संबंध क्या है? अच्छा, मोटे तौर से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान है, ठीक है, इससे अनुवाद हो जाएगा। इस पर हम ध्यान देते हैं, हम एक सोचते हैं कि स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा है, इस मिल जाए तो फिर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा संबंध है। अब इस गहरे संबंध को ये पूरे व्याख्यान में हम सुनेंगे। अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया है। अब ये एक भाषिक प्रक्रिया है जो दो भाषाओं के बीच होगी। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा उसके पाठ को स्रोत भाषा पाठ या मूल पाठ तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा एवं उसके पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ कहा जाता है। लक्ष्य भाषा पाठ को ही अनुदित पाठ भी कहा जाता है। यही पाठ अनुदित पाठ है जो लक्ष्य भाषा में पाठ हो। मूल पाठ के जिस अर्थ का अनुदित पाठ में अंतरण या प्रतिस्थापन किया जाता है वह अर्थ ही अनुवाद का संदेश कहलाता है। अब मूल पाठ में जिस अर्थ का अनुवाद पाठ में अंतरण या प्रतिस्थापित किया जाता है उस अर्थ को अनुवाद का संदेश कहलाता है। अनुवाद में वही संदेश है जहां पे उसका अंतरण हो जाए। स्रोत भाषा पाठ तथा अनुदित पाठ दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। इस संबंध का मुख्य आधार संदेश होता है, अर्थात दोनों ही पाठ उसी संदेश या अर्थ को व्यक्त करने के कारण समानार्थी होते हैं। अब संबंध क्या है? अर्थ है। समानार्थ लाने में ये संबंध स्थापित कर लेते हैं। और ये समानार्थ तो हम लेके आ गए, लेकिन इसमें कितनी चीजें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम जानें। अनुवाद का अर्थ है मूल भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में बदलना, जबकि इसका दायरा व्यापक होता है। यह सामग्री केवल संरचना के अर्थ तक सीमित नहीं है, इसके दायरे में संरचनात्मक संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित सभी अर्थ शामिल होते हैं। अब मूल सामग्री को लक्ष्य भाषा में बदलना और इसका जो दायरा है, अब इसका जो दायरा है वो व्यापक है। अब कैसे व्यापक है? क्योंकि हम सिर्फ संरचना को बदल नहीं रहे हैं, सामग्री को बदल नहीं रहे हैं, साथ साथ उसमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी होते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उसी संबंध को, अर्थ को स्थापित करते हैं जिससे हमें लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवादक का मुख्य ध्येय ये है कि वो मूल पाठ के भाव को संप्रेषित करने का पूरा ध्यान रखे। अब जो संप्रेषित करेगा तो उसका पूरा ध्यान रहना चाहिए कि मूल पाठ के पूरे विषय को वो संप्रेषित करे। आगे देखेंगे। अनुवाद में एक भाषा प्रणाली जो मौजूद पाठ को दूसरी भाषा प्रणाली में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मूल पाठ की पूरी भावना लक्ष्य पाठ में होनी चाहिए। जो भावना है वो लक्ष्य पाठ में होगी। इसमें मूल पाठ की भावना को समझने वाले कोई भी अनुवादक विश्लेषण प्रणाली का पालन करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रणाली है, पाठ को लेके आने की एक प्रणाली है, मूल से लक्ष्य में। पाठ के शब्द, पदों, वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ विश्लेषण उस पाठ की मूल भाषा के सामाजिक परिवेश, जनपदीय संस्कृति, सामाजिक प्रयुक्ति, संदर्भ सम्मत प्रयोग के स्तर पर करते हैं। तो वहाँ पे जो सब परिवेश, संस्कृति, इन सब का प्रयोग होता है और लक्षित भाषा के लक्ष्य भावनाओं को
बौद्धिक परिवेश, सामाजिक पद्धति, भाषा, संस्कार और जनपद संस्कृति के अनुरूप उसके समानार्थक शब्द, पद, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये वही चीज यहां भी आनी चाहिए। इस प्रक्रिया में शब्दार्थ और संदर्भ संबंधी विचारों को प्रस्तुत करने की बड़ी जिम्मेदारी अनुवादक पर होती है। तो वहां अनुवादक इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो सब विचारों को प्रस्तुत करे। भाषा क्षेत्र में हर व्यक्ति इस विचार से सहमत होता है कि किसी भी शब्द का अर्थ शब्द शक्ति के आधार पर निर्धारित होता है और शब्द शक्ति का पूरा अधिकार उसके संदर्भ, उपयोग और संदर्भ की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। अनुवाद के दौरान एक अनुवादक द्वारा शब्दार्थ और संदर्भ संबंधी विचारों के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। तो हम संदर्भ भी देखेंगे कि किस संदर्भ में अनुवाद हो रहा है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के संबंध में शाब्दिक और संदर्भगत अर्थ। स्रोत भाषा क्या है हमने जान लिया है, लक्ष्य भाषा क्या है जाना है। अब स्रोत भाषा क्या है समझिए, हिंदी है और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी है। तो दोनों भाषाओं की संरचनाएं हैं, दोनों भाषाओं का व्याकरण है, उसमें भाषा वैज्ञानिक विषय है जिसको हम समझेंगे और फिर उसके हिसाब से हम परिवर्तित करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। अर्थ की प्रधानता होती है, परिवेश की प्रधानता होती है, प्रकृति की प्रधानता होती है। तो इन संबंधों को भी बनाए रखना है। रचनाकार की इच्छा होती है कि उनके काम का अनुवाद एक उत्कृष्ट और प्रसिद्ध अनुवादक द्वारा किया जाए और प्रकाशन एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था द्वारा किया जाए ताकि यह अधिक पाठकों तक पहुंच सके। लेकिन इस दार्शनिकता और मानसिक इच्छा से संबंधित मामले में इन तीन तत्वों के बीच क्या समझ बनती है, क्या अनुबंध होता है, ये उन तीनों के आपसी सम्मान और पेशेवर नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है। अब हर कोई चाहता है कि अनुवाद एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति द्वारा जो भाषा में प्रभुत्व हो, विषय की जानकारी रख रहा हो, उससे अनुवाद करें। और प्रकाशन भी ऐसे प्रकाशन से किया जाए जो विश्व प्रसिद्ध हो। लेकिन इन सब के बीच एक आपसी एक नीति होती है, एक आपसी संबंध होते हैं। मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के इन पारस्परिक हितों में मानव, सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों की नीति शामिल है। अब ये ऐसे ही अनुवाद होके जो है विश्व में चला नहीं जाएगा। तो वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई पुस्तक है, वो पुस्तक जब अनुवाद हो रही है तो वहां पे उसका विषय क्या है, वो विषय दूसरे देश के समाज को या दूसरे राष्ट्र के समाज को ठेस न पहुंचाए। अच्छा, कितने स्तर तक का उसका प्रकाशन हो, उसमें विषय किस तरह से होना चाहिए, इस पर नीति शामिल है। प्रत्येक रचना अपने समाज के समकालीन लोगों की जागरूकता और निवास के ऐतिहासिक संदर्भ को अपने में समेटे हुए होती है। ये संदर्भ अमूर्त होते हैं। सामाजिक जीवन के जीवांत वर्ण में रचना समाज के सांस्कृतिक व्यवहार, पात्रों की भाषा व्यवस्था और गुणात्मक प्रयास में सामाजिक प्रवृत्ति के लिए आचार साहित्य में शोधकर्ताओं के लिए ये संदर्भ उस समाज के स्थान, काल, परिस्थिति के चित्र दिखाता है। अब यहाँ का इतिहास है, यहाँ की परंपरा है जो स्रोत पाठ है वहाँ की। अब लक्ष्य भाषा जहाँ, वहाँ का इतिहास है, वहाँ की परंपरा है। तो अनुवाद जब हम करेंगे तो उसका अनुवाद जब जाएगा तो यहाँ हमें देखना है कि ये कितने हद तक प्रभावित होता है,
खासकर धार्मिक ग्रंथों को लेकर हम बात करेंगे तो धार्मिक ग्रंथ ऐसे होते हैं जो जिस पे उस धर्म के प्रचार को लेकर होता है। लेकिन इन धार्मिक ग्रंथों में जब तुलना की बात आ जाती है, दूसरे धर्मों के साथ उसकी तुलना की जाती है और तुलना करते हुए उसमें श्रेष्ठता बताई जाती है, वैसे ही संस्कृति को लेकर है। संस्कृति को लेकर जैसे हम भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, दो संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ने वाला पाश्चात्य पाठक है, वो समझ रहा उस चीज को। लेकिन तुलना जब की बात होती है तो वहां किस तरह की तुलना हो रही है? अगर तुलना होगी और वहां पे वहां की संस्कृति को कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि उसकी श्रेष्ठता में या उसके उच्चतम प्रस्तुति में कमी हो, तो वो माना नहीं जाएगा उस संस्कृति के लोगों द्वारा। तो यहां हमें इन सब बातों को, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा को लेकर, यहां दोनों भाषाओं का अंतरण में ये इस चीज को अनुवादक उसको बनाए रखता है शब्दों को लेकर। उदाहरण के रूप में अगर कहीं कुछ उपन्यास या कहानियां ऐसी होती हैं जहां पे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो संस्कृति के विरुद्ध होते हैं, तो वहां हमें बनाए रखना है, वहां शब्दों के चयन में ध्यान देना है। आगे देखते हैं। स्पष्ट रूप से जब विदेशी पाठक समाज के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो ये संदर्भ बहुत भावात्मक हो जाते हैं। तब अनुवाद करते समय यदि छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो राष्ट्रीय या स्थानीय सम्मान का प्रश्न पृष्ठभूमि में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अनुवाद करते समय इन मामलों पर ध्यान से विचार करना चाहिए। सृष्टि के आरंभिक काल से अनुवाद ज्ञान की रोशनी फैलाने के साथ साथ ये धर्म, विचार, व्यवसाय आदि को भी व्यापक प्रदान करता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन करता है। यदि कोई अनुवाद अराजकता को फैलाता है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न लोगों के हित के लिए, विभिन्न लोगों की खुशी के लिए विचार उत्पन्न नहीं करता, तो उसमें किसी भी अनुवादक या प्रकाशक की रुचि नहीं होना बेहतर है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के संबंध में अनुवाद दृष्टि। अनुवाद दृष्टि एक महत्वपूर्ण पद है। इस एक पद में संपूर्ण विचार का अर्थ निहित है और देश के समय के लिए इसकी पूरी समझ का उल्लेख किया जाता है। तो अनुवाद की एक दृष्टि होनी चाहिए। तो वो दृष्टि कैसे है? अनुवाद अध्ययन से संबंधित सभी क्षेत्र इससे निकटता रखते हैं। अनुवाद का सत्ता विमर्श, अनुवाद का उद्देश्य, अनुवाद की विधियों, अनुवाद के भाषिक रूप, अनुवाद प्रकाशन का कौशल, लक्ष्य पाठक समुदाय का आंकलन आदि सूत्र अनुवाद दृष्टि से जुड़ा है। जब एक अनुवादक अनुवाद के लिए एक पाठ का चयन करता है तो वो अपनी पुनर्रचना की भाषा के दायरे में स्वरूप को भी निर्धारित करता है। उनके इस निर्णय में उनकी वैज्ञानिक क्षमता, भाषा ज्ञान, लक्षित कल्पना, मूल भाषा के सामाजिक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, राजनीतिक समझ, अनुवाद कौशल, विचारधारा के प्रतिबंधों और राष्ट्रीय भावनाओं की गहरी भूमिका होती है। तो ऐसे ही अनुवाद जब करेंगे तो उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार प्रमुख है। उत्तर वेद काल के वेद आधारित पुनर्रचित भारतीय रचनाएं, बौद्ध साहित्य का अनुवाद, पंचतंत्र का पहलवी, अरब से फ्रेंच में प्रवेश,
शहंशाह अकबर के समय में रामायण महाभारत जैसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का फारसी अनुवाद, दारा शिकोह के प्रयास से मजमउल बहरीन का अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद, विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञात शकुंतला का अनुवाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ऑन लिबर्टी और एजुकेशन का अनुवाद, रामचंद्र शुक्ल जी का दी रिडल्स ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद, ये सभी अनुवादकों के इन विचारों द्वारा प्रेरित होता है। इसी प्रकार जब एक प्रकाशक किसी रचना के अनुवाद को प्रकाशित करना चाहता है तो व्यवसायिक लाभ के बाद वह इन सभी परिस्थितियों द्वारा अच्छी तरह से मार्गदर्शित होता है। अब इतने जो अनुदित ग्रंथों पर हम बात किए हैं, तो यहाँ हम देखें कि अनुवाद की दृष्टि क्या रही। अनुवाद हुआ है स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, लेकिन दृष्टि क्या रही, किस चीज को लेके जाने की दृष्टि रही है। अच्छा, वो उसके पाठक वर्ग पर भी निर्धारित है। स्रोत भाषा के उसके पाठक ज्यादा हैं और उसकी मांग लक्ष्य भाषा के पाठकों द्वारा भी है, तो वहां हम ध्यान देंगे। और यहां पे प्रकाशक तो व्यवसायिक लाभ के लिए ही वो अपना काम करता है। प्रकाशक अपने जो प्रकाशन है वो व्यवसायिक लाभ, क्योंकि उसको एक संस्था चलाना है, तो वो वहां अनुवाद की दृष्टि को अच्छी तरह से समझता है। अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में ये बातें अनुवादक को मार्गदर्शित करती है। अनुवादित पाठ, इसकी सामग्री, कला, भाषा, संरचना, संवाद, विषय वस्तु, पात्र वर्णन जैसे गहरे तत्वों के माध्यम से पाठक समुदाय को केवल घटना परिस्थितियां प्रदान नहीं करता, बल्कि ये पाठक समुदाय के ज्ञान की जिज्ञासा को भी संतुष्ट करता है। जबकि मूल पाठ की भाषा और मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा के संबंध में भाषा क्षमता, पाठ के अर्थ को समझने की पृष्ठभूमि, सामग्री, परिस्थितियां, व्यक्ति, भावना, ज्ञान के अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि, सामग्री, संदर्भ, व्यक्ति, भावना, आर्थिक सामाजिक स्थिति, प्रेम, आनंद, क्रोध, घृणा जैसे तत्वों के आधार पर भाषा चिंतन, लिंग भाषा कारक की भाषी विविधता को समझना आवश्यक है। प्रत्येक अनुवादक इस मुद्दे पर ध्यान देता है। तो इतनी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, तभी जाके वो एक अच्छा अनुवादक है। ऐसे अनुवाद करने चले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के संबंध में भाषिक दक्षता, शब्द का अर्थ, ध्वनि का अर्थ और पाठ से संबंधित अनुसंधान प्रत्येक अनुवादक का प्राथमिक उद्देश्य होता है। शब्द का अर्थ, ध्वनि का अर्थ और पाठ के संबंध में अनुसंधानिक प्रक्रिया, मतलब हर चीज पे उसमें भाषा पर ध्यान होता है। अनुवाद करते समय केवल शब्द के अर्थ से काम नहीं चलता। उपयोग के बाद शब्दों की अपनी भूमिका और स्वायत्त कम हो जाती है और उससे पाठ से संबंधित अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय भाषाओं में शब्दों के उपयोग और अर्थ की छवियां बहुत विस्तृत होती हैं। शब्द और अर्थ को लेकर सिर्फ हम परंपरा एक शब्द को देखें या आधुनिकता एक शब्द पर बात करें, गहरा अर्थ है उसका। भारत की पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो अब इस क्षेत्र में जब प्रयोग होने वाले शब्द और उसका अर्थ महत्वपूर्ण होता है। उपयोग के कारण शब्दों के स्थिर रहने की संभावना होती है। इसका मूल कारण यहाँ के लोगों का व्यवहार और घटना संदर्भ को संकलित करने की क्षमता है। पाठ भिन्नता और कहने के तरीके की गहराई भारतीय पाठक के लिए एक बड़ी चुनौती है। अनुवाद के दौरान इन सभी मुद्दों के लिए अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है। कुछ शब्द होते हैं जो
ये भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। कुछ शब्द होते हैं तो वो कई अनेक भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी शायरियों में शायरी का अनुवाद, शेर शायरी का अनुवाद करेंगे तो शेर शायरियों में जो शब्द होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। उसके कई दिशाओं में उसके अर्थ, उन शब्दों के अर्थ होते हैं। तो कई दिशाओं में जब उन शब्दों के अर्थ होते हैं तो वो जब अनुवाद होंगे तो वहाँ भी वैसे ही शब्द चाहिए जो कई दिशाओं में हमें अर्थ दे। समाज की संरचना, साहित्यिक उत्कर्ष, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का स्वरूप, इन सभी का उल्लेख किया गया है। पाठ का संवेदनशील व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में अपनी क्षमता के अनुसार संबंधित विषयों को उठाता है। कोई अपनी अंतर्निहित महिमा को बढ़ाता है, कोई अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए समाज की कमजोरियों की तलाश करता है, कोई अपने राजनीतिक ढांचे और सामाजिक विचार के विकास के लिए रास्ते खोजता है, जबकि अन्य राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के कानूनों को निर्धारित करते हैं। उत्तर वैदिक काल के आचार्यों को अपनी महिमामयी वेद परंपरा को लोगों के जीवन के साथ जोड़ने की चिंता थी। बौद्ध साहित्य के अनुवादकों को बुद्ध वचन में छिपे हुए श्रेष्ठ मानवता के विचारों को वैश्विक रूप से परिवर्तित करने की चिंता थी। मुगल साम्राज्य, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने भारत की महिमामय परंपरा को समझा, दिल से महसूस किया और उनके अनुवाद के माध्यम से फारसी भाषा के साहित्यिक खजाने को समृद्ध करने की चिंता की। दारा शिकोह को धार्मिक सहिष्णुता और मानव के मूल्यों के बारे में चिंता थी, लेकिन फिरंगियों के लिए भारतीय संस्कृति को परिवर्तित करना और भारतीय नागरिकों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। तो वहाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जैसे विचारकों ने अपने देश के नागरिकों के मनोबलों को बढ़ाने की रुचि थी और अपने राष्ट्रीय परंपरा के उत्कृष्ट को देश के नागरिकों के सामने लाने और उनके आत्मा को उजागर करने की इच्छा थी। तो अनुवाद करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या? प्रवचनों का जब अनुवाद हुआ, साहित्यों का जब अनुवाद हुआ और उसमें शब्द भंडार को प्रस्तुत किया गया, अब पूरे राज्य के में एक राष्ट्रीय भावनाओं को लाने की कोशिश की। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लेकर जब हम बात करेंगे तो वहाँ इतिहास को बताने की पूरी कोशिश की गई है, भारत के इतिहास को। तो इन सब चीज़ों की प्रमुखता है, उद्देश्य है। अब हमारे जो अनुवादक हैं वो भी जो हैं वो भारतीयों के मनोबल को बनाए रखना चाहते हैं, तो उस तरह के अनुवाद ही हम देखेंगे। ये स्पष्ट है कि सभी समय के अनुवादकों ने अपने कार्यों के साथ अपने अनुवाद दृष्टि की पहचान की। स्वतंत्रता के बाद अनुवाद का दायरा और भी बढ़ गया है। तथ्य यह है कि अनुवाद के इस शाखा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र के समय के मान्यता दी गई है और हालांकि इंग्लैंड के आने के बाद अनुवाद की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रखरखाव और राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के लिए आवश्यक रही है। जब से विश्व साहित्य शब्द का अस्तित्व उजागर हुआ, अनुवाद का महत्व चरम तक पहुंच गया, अनुवादक का खतरा बढ़ गया। अनुवाद दृष्टि की परिभाषा, परिकल्पना, मूल्यों की परिभाषा में प्रवेश कर गई है। यह सच है कि इस अवधि के दौरान अनुवाद उद्योग में तेजी हुई है, लेकिन लाखों के व्यवसायीकरण के बावजूद अनुवाद दृष्टि की गरिमा महिमा अपनी जगह बनी हुई है। अब जैसे जैसे पूरा विश्व जो है विश्व युद्ध के बाद या ज्ञान के बाद आगे बढ़ रहा, तो अब विश्व साहित्य की बात होने लगी। तो कुछ चिंतकों के, विचारकों के जो पुस्तकें हैं वो अनुवाद हुई, पूरे विश्व भर उसको प्रसारित किया गया।
तो ऐसे में अनुवादक ऐसे चीज़ों के अनुवाद में, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे राज्य, एक राज्य से संबंधित चीज़ें दूसरे राज्य में जब प्रकाशित होकर जाएंगी तो वहाँ हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। तो जब विश्व में जब जाएंगी तो फिर वहाँ भी हम शब्दों के प्रयोग में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के संबंध में हमें ध्यान देना है। तो यहाँ अनुवाद को बहुत सतर्क रहना चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के संबंध में भाषिकता, भाषा के संदर्भों का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो एक खास भाषा में लिखते, पढ़ते या पढ़ाते हैं, बल्कि समाज के हर नागरिकों को ये समझ जरूरी है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज की संरचना और नागरिक जीवन की क्रियाशीलता इसके लिए अनिवार्य है। भाषा का उपयोग हर इंसान की कार्य शैली में होता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए भाषा के संदर्भ में एक छोटे से हिस्से के रूप में होता है। लेकिन अंत में अनुवादक के जीवन में यह जिम्मेदारी दूसरों के मुकाबले अलग होती है और उनकी भाषा के समय कभी कभी मूल रचनाकार से भी बड़े हो सकते हैं। अब भाषिक दायित्व, ठीक है, अब भाषा को जैसे प्रस्तुत करेंगे तो वहां ध्यान रखना है। जैसे हम कहें कि छोटे विचार हैं या विचार की कमी अगर हम कह रहे हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पे ऐसा शब्द करें कि तुच्छ विचार, अगर हम कहें तुच्छ विचार, तो इन शब्दों में अंतर है ना। तो अनुवाद करते समय अब हमें ध्यान देना है शब्दों को बनाए में, शब्दों के प्रयोग में, किस तरह का शब्द प्रयोग किया जाए। इस विषय पर विस्तार से चर्चा पहले भी हो चुकी है कि एक भाषा का पाठ जब अनुदित होकर दूसरी भाषा में जाता है तो वहाँ के शील, संस्कार, नागरिक जीवन के विविध रूप, मानव संबंधों और शिष्टाचारों के वैविध्य और वैशिष्ट्य, सामाजिक संस्कृति, मूल रचना की धारणा और वैचारिक प्रतिबंधों के साथ जाता है। अब ऐसे गंभीर एवं संवेदनशील क्षेत्रांतरण में यदि अनुवादक दोनों भाषाओं के पाठ के शब्द संस्कार, प्रयोग प्रविधि, लोकतया, मुहावरे, आचार विचार, संस्कृति, संदर्भ, स्थल, काल, पात्र एवं विषय, समाज परिवेश के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो उसका भाषिक दायित्व, कर्तव्य इज्जत और दिशाहीन हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से अनुवाद करना है, क्योंकि इनकी चिंतन, मूल पाठकों की चिंतन या मूल पाठ की चिंतन उस संस्कृति से है। और लक्ष्य भाषा में जब जाएंगे तो वहां वो चिंतन वहां की संस्कृति से जुड़ी, जोड़कर देखा जाएगा। दो भाषा परिवेश के संरक्षक दायित्व से घिरे हुए अनुवादक सदैव प्रयुक्त शब्दों की अर्थ शक्ति की तलाश में कोशीय अर्थ और संदर्भीय अर्थ के अनुशीलन के बाद लक्ष्य भाषा के पाठ में उसकी युक्ति युक्त निरूपण की चिंता से भरा रहता है। उन्हें अपने अनुवाद दृष्टि, रचनाकार की धारणा, पाठ की आत्मा और लक्ष्य भाषा में उनकी अभिव्यक्ति में संतुलन बनाए हुए कई जोखिमों से जूझना पड़ता है। वर्ण बोध, शब्द बोध, माया बोध के प्रारंभिक दिनों से हम समझते आए हैं कि मानवीय व्यवहार में शब्द अपने में कुछ नहीं होता, उसकी प्रयुक्तियों के कारण उनके अर्थ ध्वनियाँ उन शब्दों को समानार्थ देती हैं। किसी घटना, प्रसंग अथवा विषय बिंब के लिए किसी भाषा में जिन शब्दों, पदों, पदबंधों, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ ध्वनियाँ उस सामाजिक परिवेश और नागरिक स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा शब्दों और संदर्भगत अर्थों से होते हैं।
तो इतना सब ध्यान देना है अनुवादक को। अगर नहीं देंगे तो वो अनुवाद जो है उसका परिणाम अलग होता है, उस अनुवाद का परिणाम अलग होता है। इस संदर्भ में जब किसी एक भाषा का पाठ दूसरी भाषा में अनुदित होता है तो उसमें संस्कृति, नागरिक जीवन के विभिन्न रूप, मानव संबंध और मूल्य, सामाजिक संस्कृति मूल रचनाकार की दृष्टि और विचारों के साथ जोड़ता है। इस तरह गहराई से और कृत्रिम दृष्टि से यदि अनुवादक दोनों भाषाओं के पाठ के शब्दों के आदर, उपयोग की विधि, अंतर्दृष्टि और संस्कृति के बारे में जानकारी के साथ सामान्य जन के संदर्भ को, कला, स्थान, दृष्टि और सामुदायिक संदर्भ के बारे में विश्वास के साथ सावधानी से कार्य नहीं करते हैं तो उनकी भाषा की जिम्मेदारी अपनी ओर से अन्य दिशाओं में जा सकती है। दोनों भाषाई परिवेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी में डूबा हुआ अनुवादक हमेशा उपयोग की जा रहे शब्दों में सामग्रियों की शक्ति को खोजने के प्रयास में शब्द और संबंधित सामग्री को स्पष्ट करने के प्रति सतर्क रहता है। उन्हें उनके अनुवाद, दृष्टि, रचना की सोच, पाठ का जैविकता और पूर्ववर्तित्व के माध्यम से अपना एकात्मक में मौजूद सामंजस्य को पार करने वाले कई जोखिमों को हल करना होता है। लेकिन सच्चाई, शब्द की सच्चाई और मायाजाल की सच्चाई को समझना ज़रूरी है। मानव क्रियाकल्पों में शब्दों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके उपयोग के कारण ही उनके अर्थ ध्वनियाँ और शब्दों के लिए लाभदायक होती है। तो शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करना है। अंधविश्वास के संबंध में अगर कुछ बोला जा रहा है तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, इससे संबंधित शब्दों पर ध्यान देना है। भारतीय भाषाओं के पाठ का अनुवाद करते समय समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं। पाठ की सांस्कृतिक सामग्री पर्यावरण के अनुसार अर्थ परिवर्तन के चलते लोगों की जीवन व्यवहार आदि सब मिलकर अजीब उलझन का साम्राज्य पैदा करता है। अनुवादक कई स्तरों पर फंस जाते हैं। सामान्यतः भारतीय भाषाओं में मध्यस्थ अनुवादकों में बड़े पैमाने पर कठिन समस्याएं होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक पक्ष के लिए शब्द के अंतर सांस्कृतिक प्राचीन परंपरा के मार्गों का निर्माण करते हैं। घटना या कार्यक्रम के भिन्न प्रकार होते हैं। शोध भाषा, लक्ष्य भाषा के संबंध में अनुदित पाठ का संपादन और प्रकाशन। साहित्य, जब हम एक भाषा का अनुवाद करते हैं तब उसकी विशेषता को देखने के लिए उसका प्रकाशन सौष्ठव भी एक अंतर्निहित उपकरण है। अनुवाद पर विचार करते हैं तो हमने विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। अगर सबसे अच्छा अनुवाद भी किया जाए लेकिन इसे पाठकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाए तो ये भोजन के सभी गुणों के नज़रअंदाज आने वाले खाद्य सामग्री की तरह होगा। यहाँ प्रक्रिया का प्रदर्शन भोजन के पोषण से सीधे प्रभावित करता है। इसलिए पाठ के प्रकाशन सौष्ठव पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो अनुवादक का दायित्व हर बार हर जगह पे प्रमुख होता है। उसको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एक भाषा संरचना में उपलब्ध पाठ को दूसरी भाषा संरचना में प्रयुक्त करते समय अनुवादक मुख्य पाठ के भीतर की सामग्री को समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को उपयोग करता है। पाठ के शब्द, वाक्यांश, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि के अर्थ को देखने से उस पाठ की मुख्य भाषा के सामाजिक संदर्भ, क्षेत्रीय परंपरा, सामाजिक उपयोग, संबंधित उपयोग के स्तर को देख जा सकता है और योग्य भाषा के खंडों के अंतर्गत सामाजिक संरचना और अध्यापन संबंध के आधार पर समान शब्द, वाक्यांशों, वाक्य, मुहावरों, लोकोक्तियाँ आदि के उपयोग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में शब्दों का संदर्भ और संबंधित सामग्री की प्रस्तुति का बड़ा जिम्मा अनुवादक के ऊपर होता है। भाषा और मंच में जुड़े हर व्यक्ति के लिए किसी भी शब्द का अर्थ शब्द की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होता है। उस शब्द की पूरी शक्तियाँ उसके संदर्भ, उपयोग, स्थिति की विशिष्टता पर निर्भर होती है।
इसके लिए अनुवादक की व्यक्तिगत अनुवादित दृष्टि विकसित होती है। अनुवादित दृष्टि का अर्थ पाठ के संपूर्ण भविष्यवाणी के लिए अंतर्निहित। तो सिर्फ शब्द नहीं, वाक्यांश, वाक्य, उसमें प्रयुक्त मुहावरे, उसमें प्रयुक्त लोकोक्तियाँ और उन सब का सामाजिक उपयोग, सामाजिक संदर्भ में प्रयोग, राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग, सांस्कृतिक संदर्भ में प्रयोग, इन सब पर ध्यान देना होता है। इन सब पर जब हम ध्यान देंगे तभी जाके उसका हम अनुवाद सही से हो पाएगा और पाठकों तक पहुंच पाएगा और वो एक उत्कृष्ट अनुवाद कहा जाएगा और उसका परिणाम उसकी स्वीकृति होगी। उसको स्वीकृत किया जाएगा लक्ष्य भाषा के पाठकों द्वारा। अनुवादित दृष्टि द्वारा मार्गदर्शी होकर कोई भी अनुवादक अनुवाद के लिए पाठ का चयन करता है, अपने पुनर्निर्माण, भाषा क्षेत्र, भाषा की स्थिरता को निर्धारित करता है। अनुवादक की भाषा से संबंधित जिम्मेदारियों दो भाषाओं को जोड़ने के कारण पहले लिखने वाले के साथ संबंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक भाषा का पाठ दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है तो इसके लिए भाषा और संदर्भ की आवश्यकताएं, जीवन की परिस्थितियां, मानव रिश्ते और संबंधों के विभिन्न आयाम और विशेषताएं, सामाजिक सांस्कृतिक पहले लिखे वाले का चयन और विचार की जटिलता शामिल होती है। ऐसे में यदि अनुवादक को दो भाषाओं के पाठ, शब्द उपयोग की कला, प्राचीन कला की संरचना, बीच के दृष्टिकोण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्थान, समय, पात्र और सामग्री, समाज परिस्थिति के प्रति सजग नहीं रहते तो संपूर्ण प्रयास दिशा बदल सकता है। हर एक बार उसको सजगता से प्रयोग करना है, हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का बहुत सजगता से उसका अनुवाद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे जो मिल गया है मैं उन्हें उसको अनुवाद कर दिया, शब्दों को चयन किया और मैंने रख दिया, ऐसा नहीं। वहाँ उसको देखना है कि हमारे इस अनुवाद से राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे, दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु होगा, दो समुदाय के बीच आदान प्रदान होगा, दो देशों के बीच समझौता होगा, दो देशों के बीच एक गहरा जो है एक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो अनुवादक सिर्फ एक छोटी सोच के साथ अगर बहुत ही कम सोच कर अनुवाद करेगा तो उसका अनुवाद सही नहीं आएगा। उसको एक व्यापक रूप में सोचना चाहिए, बड़े विस्तार रूप में, विस्तृत रूप में सोचना चाहिए जब वो अनुवाद करता है तभी उसका अनुवाद एक चरम सीमा पर पहुंचे, उत्कृष्ट अनुवाद का। तो आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक, ग्रंथ और अन्य प्रकाशन: अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह, अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार। वेबसाइट पे उपस्थित कई अन्य प्रकाशन, कई अन्य सामग्रियाँ, वेबसाइट पे बहुत सारी सामग्रियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। उनमें से जो अच्छे प्रकाशन हैं, कुछ शोध पत्र भी हैं, उनमें से कुछ सामग्रियों को लिया गया है और इसमें जोड़ा गया है संदर्भ के रूप में, और पूरे व्याख्यान में जोड़ा गया है उन सामग्रियों को, इन पुस्तकों से भी, ताकि व्याख्यान में पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो सके, इस व्याख्यान से आपको पूरा लाभ मिल सके, आप समझ सके इसको अच्छी तरह से। तो आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।